नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर श्री कुमार श्रीवास्तव। तो आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। 13 वर्षीय छात्रा का शव अपार्टमेंट की टंकी में मिलने से मचा हड़कंप। मां गंगा के अस्तित्व के साथ हो रहा खिलवाड़, तेजी से गिर रहा मां गंगा के जल में नाले का पानी। मां गंगा का पूजन कर T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारतीय टीम की जीत की हुई कामना। और BHU के छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम बंद करने का किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। 13 वर्षीय छात्रा का शव अपार्टमेंट की टंकी में मिलने से हड़कंप मच गया। मासूम का शव काशीराम आवास स्थित अपार्टमेंट की छत पर पानी की टंकी में फेंक दिया गया। शुक्रवार की सुबह मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की फोर्स भी आला अधिकारियों संग मौके पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी पानी की टंकी के साथ साथ आसपास के साक्ष्य जुटाने में लगी है। आईजी खुद CCTV फुटेज को खंगालकर सबूत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस खबर से परिजनों में कोहराम मचा है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कैंट थाने में 26 जून को बच्ची के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची का नाम राधिका है। बता दें कि नदेसर के राजा बाजार के रहने वाले हीरालाल अपनी पत्नी अनीता और 13 वर्षीय बेटी राधिका के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। राधिका कक्षा 7 की छात्रा थी और पढ़ाई में बहुत तेज थी। 26 जून की शाम राधिका कुछ सामान लेने के लिए घर के सामने गई थी, लेकिन काफ़ी देर हो गई और वह वापस नहीं आई। राधिका के पिता हीरालाल और मां अनीता ने उसकी आसपास के इलाके में काफ़ी देर तक तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्होंने उसकी सहेलियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन्होंने रात 10 बजे के करीब पुलिस चौक पहुंचकर बेटी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की और मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश शुरू कर दी। थाने में हीरालाल ने राधिका की फोटो, हुलिया आदि जानकारी भी दी। इसके बाद आज अपार्टमेंट की छत पर पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। थाना कैंट की चौकी नदेसर में एक शिकायत प्राप्त हुई है कल रात को। उनका कहना है परिजनों का कि 26 तारीख से उनकी एक नाबालिग बच्ची है जो नहीं मिल रही है। उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने पूरे शहर में ढूंढने का। जब उनको नहीं मिला तो कल रात को 8 बजे थाने पे गई है। उन्होंने शिकायत की है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद आज जो है सूचना मिली है, काशीराम ये आवास है, यहाँ का अपार्टमेंट है, उसमें जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने शिकायत की कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। मौके पे फील्ड यूनिट आई गई है और आसपास कैमरे दिखवाया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और इसमें 9 टीमें बनाई गई हैं। आसपास के कैमरे दिखवा रहे हैं और क्या हुआ है वो पूरा पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाया। लड़की पढ़ती भी थी यहाँ पास में स्कूल है कैंट में, वहाँ बच्चे पढ़ते थे। टंकी के अंदर जो लाश कहाँ मिटाई गई है? टंकी के अंदर जो है बच्चे की बॉडी मिली है और क्या एग्जैक्टली घटना है ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। घटना ये हुआ है कि 8 बजे रात से मेरी लड़की गायब थी। कितने दिन से? 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। और आज पता चला सुबह कि वो छत के ऊपर टंकी है, टंकी के अंदर है। कैसे जानकारी हुआ है वो? ये हमको किसी आदमी से जानकारी हुआ था हमारे घर में। हम तो सोए पड़े थे। किसमें पढ़ी थी भैया? हाँ, किसमें पढ़ रही थी, कहाँ पढ़ रही थी? ये कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल है। क्लास 7 में। किस क्लास में? 7 में। क्लास 7 में? हाँ जी, हाँ। तो क्या नाम था इनका? राधिका। घर में कौन कौन लोग हैं इनके? इसके मम्मी हैं, पापा हैं। इसके परिवार में और भाई भाई है, एक छोटी बहन है। एक उससे छोटी बहन है। सबसे बड़ी वही थी। कितना उम्र रहा होगा?
12 साल। किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई अनबन नहीं, कोई इससे लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, और ना ही कोई से टकराव या कोई मारपीट वगैरह कुछ नहीं। क्या करते हैं पिताजी? डेंटिंग, कार डेंटिंग करते हैं। मां गंगा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जोरों शोरों से गिर रहा है नाले का गंदा पानी, गंगा को प्रदूषित कर रहा है। संवाददाता अनु श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। काशी में मां गंगा के निर्मलीकरण को लेकर के तमाम योजनाएं चल रही हैं। सरकार द्वारा कवायद जारी है जिससे कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल किया जा सके, लेकिन इन तमाम योजनाओं से इतर गंगा दिन पर दिन दूषित होती जा रही है। सीवर का पानी, बरसात का पानी नाला के जरिए गिरने से गंगा प्रदूषित हो रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री गंगा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मिनट में सीवर के पानी के कारण गंगा प्रदूषित हो रही है। लोग आचमन करने से भी भाग रहे हैं। जब भी थोड़ा पानी बरस रहा है, इस तरह घाट पर मूसलाधार सीवर का पानी गिरता है। सुबह शाम तो बेहद गंदा पानी गिरता है। नगर निगम के कर्मियों ने बताया कि काशी की जनता भी गंगा में अगर गंदगी न फेंके तो काफ़ी हद तक गंगा साफ हो जाएगी। इस नाले के पानी पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है, जो शीघ्र देखने को मिलेगा। नगर निगम रोज सफाई कर रहा है। लोग हजारों किलो कचरा फेंक देते हैं। इस पर जनता को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। जो भी सीवर लाइन है वह नाले का गंदा पानी गिरना जल्दी बंद होगा, इसका काफ़ी असर गंगा पर है। सफाई वाला इतनी बड़ी तादाद में प्रतिदिन आपके देख रेख में ये माला पुल गंदगी निकलता है गंगा से, क्या कारण है कि प्रतिदिन इसके निकलने का? टूरिज्म पहले के अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जितने ही ज़्यादा पब्लिक आती है उतना ही ज़्यादा गंदगी भी होता है। आम जनमानस को हम लोग गंदगी के लिए, गंदगी ना करे इसके लिए समय समय पर जागरूक करते हैं, रैली निकालते हैं, जगह जगह स्टिकर पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से उनको जागरूक करते हैं कि गंदगी कम से कम हो। लेकिन जनता में अभी तक तो कोई सुधार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जनता इसके लिए जागरूक हो जाए और गंदगी कम से कम करे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जैसे पॉलिथीन वगैरह इतनी तादाद में कपड़े लगते, माला पुल, जनता दोषी है या नगर निगम? नगर निगम युद्ध स्तर पर सफाई कराती है और 3 शिफ्ट में बराबर काम कराती रहती है। आम जनमानस को जागरूक करने की जरूरत है। आम जनमानस जागरूक हो जाएगा तो नगर निगम की कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इस तरह से गंगा को इतनी सफाई की जा रही है, लेकिन आप लोग भी लगातार सफाई कर रहे हैं। हम लोग लेकिन तमाम दर्जन भर यहाँ शहर के सीवर के पानी गिरते रहते हैं, तो इससे क्या नगर निगम को इसकी जानकारी नहीं हो गया? सीवर का पानी बहुत विकट स्थिति में ही गंगा जी में जा रहा है। पहले की अपेक्षा अब गंगा जी में सीवर की पानी नहीं जा रही है।
क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो जाता है और पानी ओवरफ्लो हो जाने की वजह से ही गंगा जी में सीवर का पानी गिरता है। क्या लगता है इससे गंगा पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है इस पानी से? गंगा जी बिल्कुल दूषित हो रही है सीवर के पानी जाने से, और इस पर काम चल भी रहा है। आने वाले दिनों में ये दिखने भी लगेगा, गंगा जी एकदम स्वच्छ हो जाएगी। मतलब ये जो नाले के पानी की इस पर बंद करने का वकायद चल रहा है। नाले का पानी पूरी तरह बंद हो गया है। बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी की संख्या जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। वाराणसी के तमाम घाट हैं 82 घाट, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने घाट हैं यहाँ कम से कम दर्जन भर ऐसे सीवर पाइप घाटों पर गिरे हुए हैं, जिससे कि पूरे शहर का सीवर का पानी यहाँ आता है, जिससे कि गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दशाश्वमेध घाट का तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे बनारस का, पूरे काशी का सीवर का पानी यहीं से गिरता है, जो तमाम तरह के इसमें मलबा बह करके इस गंगा घाट के गंगा में गिरते हैं, जिससे ये पानी पूरी तरह से प्रदूषित होती है। यही लोग बाथरूम करते हैं, यही कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, काशी के ही वो सांसद हैं। प्रधानमंत्री जी तमाम योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन योजना के साथ साथ उसकी खाना पूर्ति सिर्फ की जा रही है। योजना का पूरा लाभ काशी वासियों को नहीं मिल पा रहा है। अगर आज इसको यहाँ से कहीं और हटा दिया जाए, किसी और तरीके से इसको मलबा गिराने का कार्य किया जाए, गंगा से हट करके ये कार्य करने की ज़रूरत है। नहीं तो लाख तमाम तरह के पैसे खर्च हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए नमामि गंगे कौन तमाम गंगे प्रदूषण को हटाने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन कहीं किसी का एक भी दाल नहीं गल पा रहा है। अगर आप देखेंगे तमाम तरह के यहाँ माला, फूल, कीचड़ वगैरह, कपड़े लत्ते सब फेंके जा रहे हैं। कहीं कोई इसको देखने वाला नगर निगम या पुलिसकर्मी नहीं है। जल पुलिस भी है तो नाम मात्र का है, वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करके जा करके ऑफिस में बैठता है। अब आप देख लीजिए, ये सीवर का कम से कम बनारस के घाटों पर 1 दर्जन ये बना हुआ है, जिससे कि पूरे घाट को प्रदूषित कर रहा है, आने जाने वालों को डिस्टर्ब करता है। लोग नाक दबा करके आ जा रहे हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री जी या कोई मंत्री जी आएंगे तो पूरा ढक करके साफ सफाई हो जाता है। उसके बाद फिर ये नंगी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। आप देख सकते हैं ये बनारस के घाटों का हाल है, या हो सकता है कि इसमें सरकार को बदनाम करने की किसी की साजिश हो। अब आने वाले दिन में देखना है कि ये सरकार की उपलब्धि है या नगर निगम की उपलब्धि है जो इसको यहाँ पर जो है सिंहासन दिया हुआ है। अगर सरकार को बदनाम करने की साजिश है तो सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं आने वाले समय में इसको लेकर के गंगा में और प्रदूषण फैल जाएगा, गंगा में आचमन करने से भी लोग भागने लगेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी गंगा आरती में शामिल हुए थे, उस समय भी इसको चारों तरफ से ढक दिया गया था, इसको छिपा दिया गया था। अगर समय रहते बड़े उच्च अधिकारी इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो इससे काशी वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये टीवी से अन्नू श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मां गंगा का पूजन कर T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारतीय टीम की जीत की कामना हुई। गंगा निर्मलता के लिए नित्य प्रति प्रेरित करती नमामि गंगे टीम ने T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में साउथ अफ्रीका टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद किया। भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट बैट इत्यादि लेकर राष्ट्र ध्वज के साथ नमामि गंगे ने आमजन के साथ फाइनल में साउथ अफ्रीका पर भारत के अजय रथ का शंखनाद किया। भारत माता की जय इत्यादि गगनभेदी उद्घोष से गंगा द्वार का परिसर गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों के साथ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं ने मिलकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की। राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय टीम विश्व कप में अब तक अजय है और उसने अपने सभी लीग मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है। 140 करोड़ भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय क्रिकेट टीम पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम विजेता हो, देवादिदेव महादेव और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, आयुष दीक्षित, सुशीला मिश्रा, रिंकी दीक्षित सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल रहे।
डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रोम बीएचयू के छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रोम बंद करने का विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की रिपोर्ट के विरोध में शुक्रवार को बिरला व छात्रावास में एक बैठक की। इस दौरान छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना लोक कल्याण की भावना के साथ की। वर्तमान कुलपति द्वारा उठाए गए कदम महामना के मूल्यों के प्रतिकूल हैं। गौशाला लोक भावना से जुड़ी है और इसका संरक्षण मालवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तानाशाही प्रवृत्ति के विरुद्ध एक विराट आंदोलन की योजना बनाई जा रही है और कुलपति को मालवीय जी के मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी गई। छात्र नेता अभिषेक सिंह काली ने कहा कि पुरानी व्यवस्थाएं मालवीय जी के निर्देशन में शुरू की गई थी और वे लोक हितकारी एवं जन कल्याणकारी थी। गौशाला सहित इन उपक्रमों को बंद करना मधुशाला चलाने जैसी मानसिकता को दर्शाता है, जो उचित नहीं है। विश्वविद्यालय कोई बाजार नहीं है जहां केवल वित्तीय लाभ को अहमियत दी जाए और गौशाला एवं गौ संरक्षण को बंद किया जाए। छात्रों ने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कुलपति को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जी, आज सुबह सुबह अखबार नींद खुली जब हम लोगों ने अखबार हमारे सामने आए, जब हमने अखबार के पन्नों को खोला तो इसमें देखा कि यहाँ के पीआरओ द्वारा एक प्रेस रिलीज अखबार के माध्यम से जन सूचना में दिया गया कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो विश्वविद्यालय के कमी खामियां को कुलपति महोदय के सामने वो प्रस्तुत करेगी। उस कमेटी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया अरे यार जी, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है विश्वविद्यालय में कि यहाँ जो 3 संस्थानें हैं, दुग्ध उत्पादन संस्थान जिसमें रिसर्च होते हैं दुग्ध के ऊपर, दूसरी संस्थान है जो प्रिंटिंग प्रेस जो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा यहाँ बनाया गया था, और तीसरी एक संस्थान है जो यहाँ हवाई पट्टी है और यहाँ की जो हेलीकॉप्टर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा इकलौता विश्वविद्यालय है जहाँ पे हवाई पट्टी है और एक अपना हेलीकॉप्टर भी है, एरोड्रम है। तो इन चीजों को बंद करके इससे विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। जरा गौर करिए, यदि आर्थिक लाभ ही विश्वविद्यालयों से, शिक्षण संस्थानों से आर्थिक लाभ ही कमाना होता तो मालवीय जी भीख मांग करके, निजाम की जुत्ती खा करके इस विश्वविद्यालय को क्यों बनाते। ये जब से कुलपति आए हैं तो यहाँ आर्थिक रोजगार खोज रहे हैं। मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये इतने बड़े अपने आवास में क्यों रहते हैं, इसे किसी गेस्ट हाउस की संस्था को दे दें, ओयो को दे दें, यहाँ लोग आकर ठहरे, यात्री निवास बना दे सारे विश्वविद्यालयों को। ऐसे भी बनारस में बहुत अधिक भीड़ बढ़ रहा है, ये आते पेड़ काटने लगे, सभी चीजों को बेचने लगे। यहाँ के जो पंचांग छपते थे अपने संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय से, वह यहाँ के प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, वो बाहर के पंचांग वालों को बेच दिया गया। तो ये लगातार बेचने की प्रक्रिया को लागू किए हुए हैं। तो मैं इनसे साफ साफ कहना चाहता हूं, यदि आप विरासत संभाल नहीं सकते तो विरासत मिटाने का भी कोई हक नहीं है, और इसके लिए हम सभी छात्र मुखर होंगे और इनको यहां से भेजने का कार्य हम सब करेंगे। यदि अपना ये निर्णय वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ से जूता का माला पहन करके जाएंगे। सर कह रहे हैं कि वहाँ से आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है और ये शिक्षा का केंद्र है, तो क्या ये शिक्षा का केंद्र है या फिर आर्थिक योजना का केंद्र है? यदि यह कोई कंपनी होती, यदि यह कोई औद्योगिक संस्थान होते तो वहां से आर्थिक लाभ कमाए जा सकते हैं, परंतु शिक्षण संस्थान से कैसा आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। यहाँ से तो बौद्धिक संपदा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ ज्ञान, विज्ञान, नए नए शोध जो देश दुनिया को बदलने का कार्य करे, ये इसके लिए जाना जाता है। तो ये बनिया टाइप के जो लोग आ गए हैं, इनके मन में जो बनिया वृत्ति बैठी हुई है, तो इन्हें जूता का माला पहना करके यहाँ से भेजा जाएगा कि आप जाइए और जाकर के गुजरात को बेचिए, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बेचने का कार्य मत करिए। अच्छा, ये दुग्धशाला बच्चों के लिए था जी, जो है प्रोफेसर है उनके लिए था जी। ये जो दुग्धशाला था हमारी दादी माँ भी 25 दिसंबर को चली गई। ये बताया करती थी, उनके भाई यहाँ बरोचा में पढ़ते थे, विज्ञान के छात्र थे। वो कहते थे कि शाम को दूधिया आता था और सभी छात्रों को दूध दे के जाता था। यहाँ के जो डेयरी संस्थान से उस संस्थान से बच्चों को दूध तक दिया जाता था, पढ़ने की ऐसी सुविधा दी जाती थी। मालवीय जी का खुद कहना था कि हर घर में एक गाय होना चाहिए। हाँ, हर घर में गाय होना चाहिए। इन्होंने
वो भी मिलता है कि दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम। तो इन सभी चीजों को लेकर के मालवीय जी ने, जब आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, तन स्वस्थ नहीं होगा, तो आप ज्ञानार्जन भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के मालवीय जी ने निर्माण किया और ये आज के चंद लोग आए और ये गुजरात मॉडल पे चल रहे हैं, सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन और बेचने का कार्य कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस चीज पे तुरंत वो नकारे और कुलपति को वापस भेजे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा सुधार समिति का गठन किया गया था, जिस गठन ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उसने बताया कि विश्वविद्यालय में जो मालवीय जी के समय से जो गौशालाएं जो चल रही हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस चल रहे हैं, जो एयरपोर्ट, जो यहाँ पर वो हवाई अड्डा बनाया गया था, इन सारी चीज से विश्वविद्यालय को वित्तीय लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए इन सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए। तो क्या विश्वविद्यालय केवल वित्तीय लाभ के लिए है या शिक्षा के लिए? प्रश्न इसी बात का है कि हम विश्वविद्यालय एक जन कल्याणकारी, लोक हितकारी और ये सोशल वेलफेयर में काम करने वाली संस्था होती है, तो फिर इसको बाजार क्यों बनाया जा रहा है? विश्वविद्यालय पठन पाठन का केंद्र है, इसको बाजार हम नहीं बनने देंगे। और वो खास करके गौशाला पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था कि जादिन धरा धेनु नहीं हुई, रसा रसातल ताक्षण हुई। जब ऐसी हम गाय की, धेनु की महत्ता को हम जब जान रहे हैं, वैसी परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय से जो आज सैकड़ों वर्षों से जो चीजें चली आ रही हैं, उसको हम क्यों बंद कर रहे हैं? और इस तरीके की बात करने वाले लोग को विश्वविद्यालय का जो मुखिया है, कुलपति कैसे सुन ले रहा है? विडंबना इस बात की है। क्या अगर विश्वविद्यालय की गौशाला से यदि धन का आगमन नहीं होगा, उससे वित्तीय लाभ नहीं होगा, तो क्या वित्तीय लाभ के लिए इसको बंद कर देंगे, वहां गौशाला की जगह मधुशाला खोल देंगे? क्या इस तरीके की वकालत करने वाले ये लोग हैं? यदि इस तरीके की वकालत जो लोग करेंगे, तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे छात्र और इससे जुड़े जो पुराने हमारे जो पूर्व छात्र हैं, हम सारे लोग एक होकर के ऐसी मानसिकता और इस तरीके के कार्य करने वाले, और ये मैं कह दूंगा कि ये लोग पश्चिमी सभ्यता से ये ओतप्रोत लोग हैं, और जो इस तरीके की काम करेंगे, हम सभी छात्र इसका विरोध करेंगे। और गौशाला यहाँ पर निरंतर बनी रहेगी और यहाँ पर गाय संवर्धन का काम हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि ये लोक हितकारी, जन कल्याणकारी ये सब कार्य हैं जो कि हमेशा निरंतर होते रहना चाहिए। यदि ऐसा अगर ये लोग नहीं करते हैं, तो हम सभी छात्र एक साथ एकजुट होकर के विरोध करने के लिए बाध्य होंगे और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सभी लोग तैयार। केटीवी में समाचार यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले समय है छोटे से अंतराल का। देखते रहिए केटीवी सबसे तेज। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अंतराल के पश्चात आपका हार्दिक स्वागत है। बुजुर्ग डॉक्टर व उनकी पत्नी से जबरन मारपीट व फ्लैट में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। डॉक्टर चंद्रकिशोर प्रसाद सिन्हा ने बताया कि वो कोतवाली थाना अंतर्गत गोलघर के निवासी हैं। वह जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसको 2021 में मुन्नू लाल यादव, पत्नी दुर्गा देवी व राज यादव से रजिस्ट्री करके खरीद लिया था। बीते 11 जून को 8 से 10 लोग घर के पीछे का दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस गए और जब हमने इनका विरोध किया तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट की और सामान तोड़फोड़ किया। हमने प्रथम सूचना फ़ोन से कोतवाली पुलिस को दी और 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई।
फिर इसकी सूचना 100 नंबर पर कंट्रोल को दिया, तब जाकर कस्टम आया और स्थिति का जायज़ा लिया। फिर हमें थाने आने के लिए कहा। जब हम थाने गए हमें काफ़ी देर तक बिठाया गया, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही थी। रात में करीब 1 बजे एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका आरोप रहा कि पुलिस ने जिन बातों को उन्होंने लिखा था उसे कटवा दिया और दूसरा प्रार्थना पत्र बनवाया, उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई। उनका कहना है कि सामान्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप रहा कि पुलिस इस मामले पर लीपापोती कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, ऐसे में मैं अपील करता हूँ कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा कोई भी घटना घटित हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि मारपीट से संबंधित वीडियो भी उन्होंने बनाया और वह भी पुलिस को दिखाया है। इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में हीला हवाली कर रही है। पुलिस को फोन करिए तो रुको नहीं हटो जी, एकदम मत हटो, हटो। एकदम मत हटो। ये कौन तरीका है भाई? ये कौन तरीका है? हाँ? रुक जाओ ना, रुक जाओ। ये सब गार्ड साहब बाहर निकाला। आप अपना गेट बंद कर लीजिए ना। हम क्यों बंद नहीं करेंगे? बंद करेंगे ना। हाँ, पैसा लियो पूरा 50-60 लाख रुपया, हाँ। और उस समय नहीं था। तो क्या आपके रजिस्ट्री में है क्या? सब कुछ है, अभी थानेदार आए थे ना। चलिए थाने पे चलिए तो। हाँ तो तोड़ ताड़ कर दोगे? नहीं तो अपना हाँ? जगह तो क्या करेंगे? हैं, इस तरह से डकैती करोगे? हाँ, हटो। करिए, तोड़ ताड़ करिए, डकैती करिए। और ये सब मंगा देखिए ये लोग डकैती कर रहे हैं और हमारे घर में घुसने की प्रयत्न कर रहे हैं। ये सारे गुंडे को लेके आए हुए हैं, ठीक है? ठीक है, मत हटा जी, चलिए। फोटो खिंचवाने क्या? क्या है पूरा मामला? ये फ्लैट हमने 33/4 भाट की गली, फ्लैट नंबर 102 प्रथम तल पर मुन्नूलाल यादव पत्नी दुर्गा देवी एवं कैलाश यादव से 2021 में मैंने बाय रजिस्ट्री इसको खरीद किया था। दिनांक 11/6 को मिलिंद यादव, राम वृक्ष यादव जो उनका गार्ड है, और 8-10 लोग मिलके हमारे पीछे का दरवाज़ा को तोड़ के आए। जब हमने इनका विरोध किया तो हमें मारे पीटे या और रखे हुए सामान को यहाँ से लूट के सब चले गए। इसकी सूचना मैंने प्रथम सूचना फ़ोन से कोतवाली पुलिस को दिया। 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई। फिर इसकी सूचना मैंने 100 नंबर और कंट्रोल को दिया, तब जाके एक फैंटम आया और उन्होंने हमको नीचे बुलाया। तब तक एक ट्रॉली माल उन्होंने पकड़ा और हमें थाने में आने के लिए कहा। जब हम थाने में गए तो थानेदार जो थे मिस्टर सिंह, उन्होंने कहा सुबह को आइएगा। फिर भी हम लोग वहाँ बैठे रहे, हमारे और भी शुभचिंतन लोग बैठे रहे। फिर 12 बजे रात को हमने फिर से निवेदन किया तो हमें डांट के भगा दिए और बेरुखी से बात की। फिर भी हम लोग बैठे रहे और हम लोग कहे कि अब हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। तब जाके वो 1 बजे रात को हमारा एफआईआर की कॉपी लिए, पढ़े। उसके बाद हमको उन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं इनको नहीं काटिएगा, मैं एफआईआर आपका नहीं लूँगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। फिर उनके कहने के मुताबिक हमने दूसरा प्रार्थना पत्र लिया, उसको वो लिए। फिर हम लोगों का मेडिकल कराए। फिर हम लोग मेडिकल कराने के बाद आए और फिर उन्होंने हमको ये एफआईआर की कॉपी दी, जिसमें सामान्य धारा में विपरीत के पक्ष उन्होंने इसको लिखा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुलिस इसको लीपापोती कर रही है, इसको घर खाली कराने का और आपसी विवाद बता रही है, जबकि ये जघन्य अपराध मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी सुरक्षा करें, क्योंकि देखिए वो लोग जाते जाते हमारा जो कॉरिडोर का जो बालकनी का दरवाज़ा उसको ईंट पत्थर से बंद कर दिए। भविष्य में अगर कोई भी घटना हमारे सीढ़ी पर या दरवाजे पर होती है तो हम लोग कहाँ से निकल के जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारा हवा पानी लाइट सब बंद हो गया है, इसलिए हमारा वो दरवाज़ा पहले खुलवाएं। जब वो लोग आए थे तो उनका कवरेज आपने अपने मोबाइल पर किया? जी हाँ, उसका भी footage पूरा आपके पास सब है? सारा फुटेज है, तो आपने थाना सबको दिया, कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी सूचना फिर मैंने 25 तारीख को पुलिस कमिश्नरेट में दिया, ठीक है। अब उसका क्या निष्कर्ष आता है ये मुझे मालूम अभी तक नहीं।
खतरा बना हुआ है। खतरा अभी तक बना हुआ है, क्योंकि जो वो लोग थे, कल्पित थे, अपराधी थे, वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ अभी कौन तक। लोग हैं इस मकान के मालिक इस तरह का अपराध कर? मालिक तो मुन्नू लाल, दुर्गा देवी और ये हैं, लेकिन उनका पुत्र है मलिन यादव और अन्य लोग हैं। और एक जो गार्ड यहाँ पर अवैधानिक रूप से जो उनका पार्किंग चल रहा है, उसका वो गार्ड है, उसका नाम है रामवृक्ष यादव। सारे लोग मिल करके घटना को जी, पुलिस इस पर लिपापोती कर रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बीते 7 वर्षों में आय में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार कर सुगम और अत्याधुनिक बनाया गया तो विश्व भर से शिव भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बाबा की आय में भी कई वृद्धि हुई। डबल इंजन सरकार में सुविधाओं के विस्तार होने के बाद विश्वनाथ धाम में दान और दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि भी हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 में बाबा की आय में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बीच में कोरोना काल में भक्तों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन इसके बाद फिर से इसमें बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि बाबा के आय में चढ़ावा, दान, टिकट और परिसर में नवनिर्मित भवनों के आय आदि के रूप में पिछले 7 सालों में 4 गुना की वृद्धि हुई है। 13 दिसंबर 2021 को हुए विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मई 2024 तक बाबा के भक्तों की संख्या 16.22 करोड़ तक पहुंच गई। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने अभी अपने आय के जो आंकड़े हैं वित्तीय वर्षवार और उसके अलावा जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसका जो वित्तीय वर्ष के आधार पर पूरा डेटा एक बार फिर से पुनरीक्षित किया है और उसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों में 2017-18 में 20-22 करोड़ रुपए के आसपास जो आय थी वो 86 करोड़ से वृद्धि 2023-24 में हो चुकी है, यानी 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर और अभी जो जून का माह चल रहा है इसमें 1.5 करोड़ से अधिक संख्या श्रद्धालुओं की समय तक आ चुकी है। और यदि पूरा देखें तो हम लोग प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को कॉरिडोर बनने के बाद से हम कैटर कर रहे हैं उनकी नीड्स को। और 13 दिसंबर 2021 के बाद से अभी जून माह तक कुल संख्या हमारी 16.5 करोड़ से अधिक के श्रद्धालुओं की हो चुकी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी श्रद्धालुओं के सबसे सर्वोत्तम सुविधा सेवा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, संकल्प है तथा सभी श्रद्धालुओं को महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे ऐसी मनोकामना करता है। हर हर महादेव। बीडीए सभागार में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप लगाया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मानचित्र निस्तारण के संदर्भ में नियोजन अनुभाग द्वारा कुल 20, सीलिंग अनुभाग द्वारा कुल 15 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। कैंप में कुल 3 नए शमन मानचित्र आवेदन प्राप्त हुए। कैंप में मानचित्र एवं नोटिस के संबंध में की सुनवाई के दौरान कुल 131 लोग आए। कैंप में 109 नोटिस प्रकरणों में सुनवाई की गई। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। तेरह वर्षीय छात्रा का शव अपार्टमेंट की टंकी में मिलने से मचा हड़कंप। मां गंगा के अस्तित्व के साथ हो रहा खिलवाड़, तेजी से गिर रहा मां गंगा के जल में नाले का पानी। मां गंगा का पूजन कर T20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारतीय टीम की जीत की हुई कामना। और BHU के छात्रों ने डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम बंद करने का किया विरोध। इसी के साथ KTV न्यूज में आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हम चंद अल्फाज आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वो ये, मेहरबान हो के मुझे बुला लो जब चाहे जिस वक्त, मैं गया हुआ वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। जोब में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है? जोब मतलब दुर्बलता, तानाए अग्यार मतलब शत्रुओं का व्यंग। जोब में तानाए अग्यार का शिकवा क्या है? बात कुछ सर तो नहीं कि उठा भी न सकूं। जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम है तेरे मिलने की,
कि खा भी न सकूं। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पूरा फूल देखिए पावर कर दिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।